क्या चाहती हो, मैं दुनिया से डरकर मोहब्बत करना छोड़ दूँ, तुम्हें भूल जाऊँ? ये सब करके देख लिया सिमरन, तुम्हें भूल नहीं पाया। 8 साल के बाद भी तुम हमेशा मेरे साथ मेरी यादों में हर पल रही हो। मुझे अपनी फैमिली की कोई परवाह नहीं थी। तुम जल्द से जल्द अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, मैं ज़्यादा टाइम तुम्हें खुद से दूर नहीं रख सकूँगा। वीरू, जो उस वक्त बेहद खुश और तसल्ली में दिखाई दे रहा था, सिमरन की बात से नाराज़ होता बोला। वह तो पूरी दुनिया को बताना चाहता था सिमरन अब उसकी पत्नी है। सिमरन हैरानी से उसे देखती गाड़ी से उतरती और अंदर चली गई। उसने एक बार भी पलटकर उसके तरफ नहीं देखा था। जब वीरू ने आह भरी निगाहों से उसे दूर जाता देखता रहा, उदासी से वहां से चला गया। अंदर आता वह एक खाली कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठकर सिमरन चाह कर भी उससे नफरत नहीं कर पा रही थी। वह उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत था, जिसमें कोई मिलावट, कोई दिखावा नहीं था। वह जब भी उसे देखता उसका दिल बेकाबू जोर से धड़कने लग जाता था। 8 साल पहले अगर वह सब ना हुआ होता तो ज़रूर वो बहुत पहले ही कोई मजबूत रिश्ते में बंधकर उसके साथ उसकी बीवी बन गई होती। वह चाह कर भी 8 सालों में उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाई थी। रूपाली देवी के लाख गुस्सा होने पर भी उसने आज तक शादी की हामी इसलिए नहीं भरी थी कि उसका दिल वीरू के अलावा किसी और को स्वीकार करने पर राजी ही नहीं हुआ था। वह फूट फूट कर रोती, अपने बीते हुए दिन को एक बार फिर याद करती, एक बार फिर से दर्द से भर गई। 20 साल की थी जब उसने रूपाली देवी और गणेश साहब को बताया कि वह एक लड़के को स्कूल के दिनों से ही पसंद करती है और अब वह लड़का चाहता है कि अपने पेरेंट्स के साथ उसके घर पर उसका रिश्ता मांगने आए, ताकि दोनों की छोटी सी रस्म होने पर उनकी फैमिली के बीच मजबूत बंधन बन सके। फिर जब सिमरन की पढ़ाई पूरी हो जाती तो ये शादी कर ली जाती। गणेश और रूपाली देवी बड़े खुले मिजाज के कपल थे। वह जमाने की ऊंच नीच अच्छे से जानते थे। उन्हें अपने बच्चों पर पूरा विश्वास था और फिर बुराई भी तो कोई नहीं थी। एक ना एक दिन तो शादी करनी ही थी। फिर लड़की के पसंद से तो उन्हें कोई समस्या नहीं थी। उसे खुशी दिल से उस लड़के को घर अपने पेरेंट्स को लेकर साथ आने की परमिशन दी गई थी। सिमरन बालिग हो गई थी जब वह शादी कर सकती थी, लेकिन इस उम्र में भी वह एक सुलझी हुई और समझदार और दिमागदार लड़की थी। उसे अच्छे बुरे की पूरी तमीज़ थी, इसलिए उसने वीरू को अपने ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले के लिए अपने जीवन साथी के रूप में चुनना था। यही वो इंसान था जिसे देखकर उसके दिल ने कहा था वह उसका साथ किसी भी मोड़ पर नहीं छोड़ेगा। वही उसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। वह भी तो उससे मोहब्बत करती थी। अरे सिमरन मेरी बेटी, पूछो तो जरा, वीरू से कब तक आएंगे वे लोग? रूपाली देवी किचन से आई, घड़ी की तरफ देखती बोली। सिमरन और पीयूष उनकी हवाइयाँ उड़ता देख हंस दिए। मम्मी परेशान मत हो, वह सिर्फ रिश्ता लेकर आ रहे हैं, अभी दीदी की बारात लाने में बहुत वक्त है। जब सिमरन की जगह पीयूष मजाक करता बोला, उसकी बात पर सिमरन भी हंसती। तुम तो चुप ही रहो, ये नहीं कि पिता के साथ जाकर कुछ मदद ही कर दो। जब देखो बहन को घुटनों से लगे बैठे रहते हो। दिन भी जल्दी आ जाएगा जब वह दुल्हन बनकर इस घर से विदा हो रही होगी। हे भगवान, फिर क्या करेंगे? रूपाली देवी नाराजगी से बोलती, आखिर में उदास हुई थी जब पीयूष का दिल भी ये सोचकर डूब सा गया था। वह अपनी प्यारी बहन सिमरन से बहुत प्यार करता था। दोनों भाई बहन के बीच बहुत गहरी दोस्ती भी थी। वो बेकाबू थोड़ा गम में होता सिमरन के गले लग गया। रूपाली देवी दोनों को उदास देखती, हल्का सा हंसती। चलो ये मोहब्बत बाद में जता लेना, अभी बहन को उदास मत करो, वरना लड़के वाले क्या सोचेंगे। पीयूष भीगी आंखों से मुस्कुराता माँ और बहन को देखता बाहर चला गया। जब रूपाली देवी आगे बढ़ती, प्यार से सिमरन के माथे को चूमती, उसे सीने से लगाए। सब बहुत खुश थे, ऐसा लग रहा था लड़के वाले जैसे सिमरन का रिश्ता लेकर नहीं बारात लेकर आ रहे हों। फिर गणेश हाउस के ठीक दरवाजे के सामने एक चमचमाती कीमती मर्सिडीज कार आकर रुकी थी, जिसमें से वीरू और उसके पिता भीम चोपड़ा सिगार पीते बेहद घमंडी अंदाज लिए गाड़ी से नीचे उतरे थे। जब उनकी दूसरी साइड से सिल्क साड़ी, डायमंड की ज्वेलरी और मुंह पर मेकअप किए बेहद खूबसूरत दिखाई देती भीम चोपड़ा की पत्नी यानी अर्पिता चोपड़ा। फिर उसके बाद फ्रंट सीट का दरवाज़ा खुला तो 25 साल का बेहद खूबसूरत लेकिन गंभीरता से भरा चेहरा वीरू उतरा। उस छोटे से घर पर नज़र दौड़ाते अर्पिता ने भीम चोपड़ा को देखा, जिस पर हल्का सा अजीब सी मुस्कुराहट आई। अगर ये बेटे की मोहब्बत का घर ना होता तो वे इस घर में तो क्या, इस मोहल्ले में भी कदम नहीं रखते। उनके घर के नौकर भी इस मोहल्ले में रहने वाले लोगों से कई गुना ठीक थे। बड़े साहब भीम चोपड़ा को देखते खुशी से आगे बढ़े थे मिलने के लिए। जब उन्होंने इशारे से उन्हें दूर ही रहने को कहा, मुस्कुरा दिए जैसे उनकी छोटी सी हस्ती पर एहसान किया हो। किसी का तो पता नहीं, लेकिन ये इंसल्ट पीयूष और साथ आए वीरू ने झट से महसूस की थी। जब गुस्से से बाप को देखता वीरू आगे बढ़ा
और गणेश के गले लगता, पीयूष से भी खुशी से मिलता। गणेश साहब के पैर छुए इतना संस्कारी लड़का देखकर पहली नज़र में पसंद कर गए थे। उन्हें लिए अंदर खुशी दिल से घर में लाते सोफे पर बिठा गए। अर्पिता और भीम चोपड़ा अजीब से मुंह बनाते पूरे घर को देख रहे थे, जबकि भीम चोपड़ा तो अपने कुर्सी पर ऐसे बैठे थे जो ये सब देखकर लाचार हों। तभी रूपाली देवी मुस्कुराती हुई रूम में आई थी मेहमानों से मिलने के लिए, लेकिन उनके सूखे व्यवहार और अजीब मुंह देखकर हिम्मत ना हुई कि वह कुछ खुशी दिखाती। बस मुस्कुराकर उन्हें नमस्ते किया। अपने पति को परेशानी से देखने लगी जब वीरू खुद ही उठकर रूपाली देवी के भी पैर छुए। पीयूष चुप खड़ा सब नोट कर रहा था। सिमरन को बुलवाइए, हम भी तो देखें उसे क्यों छुपा कर रखा हुआ है। अब ऐसा तो नहीं कि वीरू और उसके बीच कोई पर्दा हो। दोनों जब एक साथ पढ़ते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो फिर बचा ही क्या है, फिर फॉर्मेलिटी रह जाती है निभाने के लिए। अर्पिता चोपड़ा ने मुस्कुराकर जहर उगलती बोली, जो शायद रूपाली देवी और गणेश खड़े पीयूष के दिल में तीर की तरह चुभा था। अजीब शर्मिंदगी सा भरा एहसास लिए तीनों ने एक दूसरे को सर नीचे किए हुए देखा था, जबकि वीरू ने खून भरे रंगों से माँ को देखते वार्निंग की थी। भीम चोपड़ा तो हंसने लगे थे। ठीक कहा आपने, लेकिन मेरी सिमरन बहुत समझदार है। बेशक उसने वीरू को पसंद किया है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है उसने अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं की होगी। गणेश साहब मुस्कुराकर बोले। उनके शब्दों में सिमरन के लिए मान और सम्मान झलक रही थी। आपके ख्याल में लिमिट क्या है गणेश साहब? क्या ये आपके लिए बड़ी बात नहीं कि आपकी बेटी अमीर घरों के लड़के फंसाती फिर रही है? मैं तो समझी थी कि छोटे घरों के लोगों के लिए उनकी इज्जत ही सब कुछ होती है, लेकिन आपने तो अपनी बेटी को एटीएम कार्ड के जैसे रखा हुआ है। अर्पिता चोपड़ा अब साफ शब्दों में अंगारे उगलती बोल रही थी। जब से उनके इकलौते बेटे ने उन्हें अपनी मोहब्बत के बारे में बताया था, तब से वो और भीम चोपड़ा जलते ही चले गए थे। यहाँ आने का मकसद ही यही था, उन्हें भी जी भरकर बुरा भला कहना, अपने बेटे का उस लड़की से पीछा छुड़वाना। वे तो वीरू के लिए बड़े सपने सजाए बैठे थे। ऐसे कैसे एक आम सी लड़की, छोटी जात की लड़की से अपने इकलौते बेटे का रिश्ता कर देते? ये क्या कह रहे हैं आप? होश में तो हैं? आप मेरी मासूम बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। अब की रूपाली देवी अपनी बेटी पर विश्वास करते अर्पिता चोपड़ा को देखती गुस्से में बोली। पीयूष भी गुस्से से खड़ा हो चुका था। अपनी बहन के लिए जहां वह जान छिड़कने वाला भाई था, वह कैसे उसके किरदार की धज्जियां बिखरता देख सकता था। अर्पिता चोपड़ा हंसती हुई अभी कुछ बोलने ही लगी थी, जब वीरू के टोकने पर अर्पिता गुस्से से उसे घूर कर देखने लगी थी। भी अंदर बैठी सिमरन, जो ड्राइंग रूम में हो रही सारी बातें सब कुछ सुन रही थी, गुस्से से अंदर आती अर्पिता भीम चोपड़ा को और उनकी पत्नी अर्पिता चोपड़ा को देखती बोली, आप लोगों को यहाँ अपने माँ बाप की इंसल्ट करने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि इज्जत दी थी, लेकिन शायद आप लोग उस लायक नहीं। का बेटा मेरे पीछे आया था, ना कि मैंने उसका स्टेटस देकर उसे फंसाया है। आपको उसे बताना चाहिए था कि मोहब्बत अपनी हैसियत के लोगों में देखकर करनी चाहिए। मैं ठहरी मामूली सरकारी नौकर की बेटी, फिर ये 2 साल तक मेरे पीछे क्यों घूमता रहा? सिमरन की बर्दाश्त अब जवाब दे गई थी। वह जो बोलना शुरू हुई तो फिर चुप ना रह सकी। सिमरन मेरी बात सुनो। तभी वीरू आगे बढ़ता नरम शब्दों में बोला, नहीं अब तुम सुनो, अभी इसी वक्त मेरे घर से चले जाओ। वीरू, भीम चोपड़ा, अर्पिता चोपड़ा, मैं ठुकराती हूँ तुम्हारी मोहब्बत को, मुझे तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना। आंखों में बेशुमार आंसू लिए वो बड़ी दर्द से बोलती अंदर चली गई थी, और वीरू को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई हो। उस पल चीख चीख कर रोना चाहता था, अपनी नाकाम मोहब्बत का मातम करना चाहता था। जब बिना किसी को देखे तेजी से घर से बाहर निकल गया, अर्पिता ने भीम चोपड़ा को मुस्कुराकर देखा, जैसे नज़रों से कह रही हूँ कि हमारा प्लान कामयाब हो गया है। वह अपने बेटे को उस गरीब लड़की के चक्कर में पड़ने से पहले ही बचा गई थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वीरू अपनी मोहब्बत का बदला उनसे ऐसे लेगा कि चुप से सब कुछ छोड़ छाड़ कर लंदन चला जाएगा, कि उन्हें उसकी शक्ल देखना तो दूर, आवाज़ सुनने के लिए भी तरसना पड़ेगा, लेकिन वह वापस नहीं आएगा। और आज जब आया तो उसने अपना वादा कर दिखाया। पुरानी सोचों को सोचती वह एकदम उठ खड़ी हुई। पीयूष अब बिल्कुल ठीक है माँ, अब आप भी जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम सब मिलकर घर वापस चले जाएंगे। आंखों में आंसू लिए रूपाली देवी का हाथ थामे बोली, जो ऑक्सीजन मास्क मुंह पर लगाए उसे देख रही थी। उनका बीपी अभी भी हाई था, जो नॉर्मल नहीं हो रहा था। नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? तभी भावेश वहाँ आता चहक कर बोला। सिमरन का मासूम चेहरा देखता वह झूम उठता था। अरे भावेश बेटा आओ, गणेश साहब उसे देखकर खुशी से बोले थे, जबकि सिमरन अपना पूरा चेहरा झुका गई थी। आंटी, अब आपकी तबीयत कैसी है? देखिए जल्दी से ठीक हो जाइए। आपकी और पीयूष की वजह से गुलाब जैसी सिमरन लड़की बिल्कुल ही मुरझाकर रह गई है। भावेश के मुंह से ऐसे पलों में अपनी तारीफ सुनकर सिमरन थोड़ा सा सकपका गई थी। गणेश साहब भी बेकाबू होकर सिमरन को देखते
फिर भावेश को देखने लगे जो रूपाली देवी का चेकअप कर रहा था। गुस्से से उठती वहां से बाहर आ गई। न जाने क्यों उसे भावेश के रंग ढंग बिल्कुल ही ठीक नहीं लग रहे थे। अब जबकि वो किसी की पत्नी थी, अब ये सब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस एक बार पीयूष और माँ ठीक हो जाए, फिर इस भावेश को भी देख लूंगी, खुद से कहती वह पीयूष के पास आ गई। दिन यूं ही बीतने लगे थे। रूपाली देवी अब बिल्कुल ठीक हो गई थी और सब मिलकर पीयूष का बहुत ख्याल रख रहे थे, जो पहले से ज़्यादा ठीक लग रहा था। शादी के बाद से सिमरन ने वीरू को नहीं देखा था, लेकिन हाँ, वह सुबह शाम उसे फ़ोन करके उसका हाल चाल ज़रूर मालूम करता रहता था। आज डॉक्टर ने पीयूष को छुट्टी दी थी, अब वो घर जाकर आराम कर सकता था। सिमरन खुशी खुशी काउंटर पर सारे बिल क्लियर करवाने आई तो उसे मालूम हुआ कि डॉक्टर वीरू ने सब कुछ पहले ही क्लियर कर दिया है, बस अब वो लोग जा सकते हैं। बेहद हैरान होती वह वापस आई थी। पीयूष को धीरे से सहारा देकर उठाती हुई अस्पताल से बाहर ला रही थी जब सामने से भावेश चलकर आता दिखाई दिया। अरे बधाई हो, आपकी छुट्टी हो गई, चलो आओ मैं घर छोड़ देता हूँ। जब वो पीयूष से बोलता, जबकि नजरें सिमरन के चहकते चेहरे पर आ ठहरी थी। अरे भावेश, मेरी छुट्टी से ज़्यादा खुशी तो आपको मेरी दीदी के आने से हुई है। देखिए कैसे 440 वोल्ट के बल्ब की तरह चेहरा चमकने लगा है। पीयूष सिमरन के साथ चलता भावेश से मजाक करता बोला था, लेकिन सिमरन की जोरदार चुटकी काटने पर जुबान पर जल्दी से ब्रेक लगाया था। भावेश की भी चोरी पकड़े जाने पर हल्का सा मुस्कुराता बोला, मुझे लगता है सर्जरी के बीच डॉक्टर वीनू ने तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला छोड़ दिया था, तभी तुम बिना ब्रेक के गाड़ी भगाए चले जाते हो। जब वीरू का नाम सुनकर पीयूष चौंकता हुआ सिमरन को शक की नज़रों से देखने लगा। हम बाद में बात करेंगे पीयूष इस टॉपिक पर। उसकी नज़रों का घुमाव समझते सिमरन ने बात सुलझाने के अंदाज में कहा, बाद में नहीं, जल्दी घर चलकर दीदी मुझे आप सब बताएंगी, उसने गंभीर शब्दों में बहुत धीरे से कहा। जब वे दोनों भावेश के साथ घर आ गए, रूपाली देवी गड़े साहब ने पीयूष की बड़ी जोरदार स्वागत किया, जिसमें भावेश ने भी उनका पूरा साथ दिया। खाना खाने और फिर कुछ देर गपशप करने के बाद भावेश भी चला गया। अब शाम से रात होने को आई थी जब थकी थकी सिमरन पीयूष को लिए उसके कमरे में जाने लगी। जब उसने रूपाली देवी की आवाज़ सुनी जो गणेश साहब से कह रही थी, भावेश बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत मदद की उसने हमारी इस मुश्किल वक्त में। मुझे तो लगता है भावेश सिमरन को पसंद करता है। हाँ ये तो सच में, वरना इतनी बड़ी सर्जरी बिना किसी परेशानी और ढेर सारे पैसों के कौन सा अस्पताल करता है। जरूर भावेश के सोर्स पर अस्पताल और इतने बड़े सर्जन ने हमारी मदद की, और देखो तो बच्चे ने जरा भी भनक नहीं पड़ने दी थी, कैसे भाग भाग कर हमारे लिए हर मुश्किल आसान करता रहा। गणेश साहब भी मुस्कुराते हुए बोल रहे थे। वहीं सिमरन पीयूष को थामे धुआं धुआं चेहरे से खड़ी अब गहरी सांस लेने लगी। इसका मतलब ये सच नहीं है दीदी, तो फिर सच क्या है मुझे बताइए। जब पीयूष ने एक बार फिर से गहरी नज़रों से ढूंढते हुए कहा। अब सिमरन टूट चुकी थी। जब उसे कमरे में लाती उसके कंधे पर सर रख के फूट फूट कर रो दी। अपने सारे राजों पर से पर्दा उठा गई जो अब तक उसके दिल में दफन थे। तो इसका मतलब भावेश नहीं, ये सब वीरू ने किया था, जिसने मुझे बचाया और इतना पैसा पानी की तरह बहाया, जो मुश्किल वक्त में तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा रहा। पीयूष ये सब बड़ी विश्वास से कहता। आखिर में शक की नज़रों से उसे देखने लगा, जो रोते हुए उसे ही मदद की नज़रों से देख रही थी। जब उसका फ़ोन रिंग करने लगा, जहाँ वीरू का नंबर आ रहा था, उसने फ़ोन को देखते पीयूष को देखा। मुझे क्या देख रही हो, बात करो अपने पति से, लगता है बहुत फिक्रमंद है अपनी पत्नी के लिए, पीयूष मजाकिया अंदाज में कहता। सिमरन का खून जला गया जब हल्का सा मुस्की मारती वह फ़ोन उठाकर कान से लगाई। तुम ठीक हो, ठीक से घर पहुंच गए? जब बिना नमस्ते किए वह उसकी फ़िक्र करता बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, वह थोड़ा सा जवाब देती चुप हुई। डॉक्टर भावेश कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक होने की कोशिश नहीं करता सिमरन। मुझे ये इंसान तुम्हारे आसपास एक आंख नहीं भाता, उससे अपनी जान छुड़वाओ, ऐसा ना हो फिर मैं अपने तरीके से उसे समझाऊं। वैसे तो वो बहुत आराम से कह रहा था, लेकिन उसके शब्दों से आग की लपेट निकलती सिमरन साफ महसूस कर सकती थी। फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने नहीं कहा उसे मेरे आगे पीछे आए। अचानक उसका दिमाग घूमा था। जब वो गुस्से से कहती फ़ोन बंद करती, उसको घूरने लगी, जो उसे ही मुस्कुराकर देख रहा था। जब आगे बढ़कर उसके बाल बिगाड़ते हुए अब अपने कमरे की तरफ चली गई। पीयूष कितनी देर तक मुस्कुराता अपनी बहन की खुशियों के बारे में सोचने लगा। आज 8 साल के बाद उसे ऐसा लगा था जैसे सिमरन ने खुलकर सांस ली हो। उसके चेहरे की चमक को साफ देख सकता था। वह जानता था वीरू ऐसा ही इंसान है जो सिमरन की मोहब्बत का भरम है। आज से 8 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसमें वीरू की भी कोई गलती नहीं थी। वह इतना ही बेकसूर था जितना कि सिमरन। लेकिन ऊपर वाले को शायद उनकी मोहब्बत की पवित्रता पसंद आई थी, जो 8 साल इतनी तकलीफ़ें उठाने और दर्द सहने के बाद भी आज वे दोनों एक हो गए थे।
मैं अपनी बहन की खुशियों के लिए जो हो सकेगा वे करूँगा। पीयूष खुद से वादा करता मुस्कुरा दिया। सिमरन अपने कमरे में आई थी जब किसी ने जोर से उसे अंदर से खींचते दीवार के साथ लगा दिया। वह फटी फटी आंखों से वीरू को देखती चली गई, जो उसे ही गुस्से से घूर रहा था। क्या कहा था कि तुम क्या कर सकती हो? उसके चेहरे के बेहद करीब आता वह शरारती भरी अंदाज में बोला था। पीछे हटो वीरू, होश में तो हो, कोई आ जाएगा। डर से कांपती वह उसे खुद से दूर करती बोली। जब वीरू बेकाबू होता उसे थाम कर उसके होंठों पर झुक गया, ऐसे कि सिमरन को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होने लगी थी। कितनी ही देर में खुद को उसके नरम सांसों का सफ़र करता पीछे हुआ था। दोनों की गहरी सांसें एक दूसरे से उलझने लगी थी। जब वीरू धीरे से उसके कान में बोला था, जानती हो इतने दिन तुमसे दूर रहकर तुम्हें बिना देखे मैंने कैसे बिताई। सिमरन अपनी उथल पुथल सांसें ठीक कर रही थी जब अपना चेहरा उसके बालों में छुपाकर उनकी खुशबू सूंघने लगा और उसकी आनाकानी को रोकने के लिए उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ते हुए उसकी पीठ अपनी सीने से लगा लिया। वे उसके सामने बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होना चाहती थी। ये अपने आप को मजबूत करते हुए बड़ी मुश्किल से बोली, वीरू आपने कहा था विदाई से पहले। अभी वह इतना ही बोल पाई थी जब वीरू उसकी सांसों में डूबता। 20 दिन होने को आए हैं हमारी शादी को। मुझे तो लगता है आप भूल गई हैं कि अब ये आपका पति बन चुका है। रात भर आपके लिए, आपकी मोहब्बत और आपकी चाहत के लिए तड़पता रहता है। मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। आप प्लीज़ अपने मॉम डैड से बात करो। मैं जल्द से जल्द विदाई चाहता हूँ, वरना तो ये कमरा भी बहुत अच्छा है हम दोनों के रहने के लिए। 3 दिन का टाइम है आपके पास, जल्दी से बात करो, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर अपनी पत्नी के रूम में ही शिफ्ट होने आ जाऊँगा। ये कहता वो मज़े से उसके बेड पर लेटा, उसका एक हाथ खींचकर अपने सीने पर गिराता लेट गया। वीरू ने उसकी हिरनी जैसी आंखों को देखा जो उसके मोहब्बत पर कांप उठी थी। उसका दिल एक बार फिर बेईमान हुआ था, लेकिन उसकी हालत देख वह खुद को रोकता बोला, हम दोनों पति पत्नी हैं और पति पत्नी एक दूसरे के वस्त्र हैं। हम कोई पाप तो नहीं कर रहे। अगर तुम जल्दी से जल्दी घर में किसी से इस समस्या पर बात नहीं करोगी तो मजबूरन मुझे ऐसे ही तुमसे छोटे छोटे हक लेने पड़ेंगे। उसे अपनी बात समझाता कहता वह अपनी एक आंख दबाकर उसके ब्यूटी बोन पर मोहब्बत से हाथ फेर गया। वह कांप कर रह गई। सिमरन का चेहरा लाल अंगारा होता। उसने उठने की कोशिश की। वह आनाकानी करती और ज़्यादा उसके पास होती जा रही थी। ठीक है, मैं मम्मी पापा से बात करूँगी। वीरू प्लीज़ मुझे जाने दो। वो बड़ी परेशान होती उसके सामने हार मानती वे आंसुओं से भरी आंखों को दिखाती उसके तरफ देखती बोली, वे जंगली बिल्ली जो उसके सामने हर वक्त लड़ने को तैयार रहती थी आज उसकी इस तरह प्यार में कैसे भीगी बिल्ली बन बैठी थी। वीरू को उस पर ढेरों प्यार आया जिसका इजहार वह एक बार फिर उसके दोनों बाजू को अपने हाथ में थाम कर उसके होंठों पर झुक गया और इतनी देर तक उसे अपने होंठों में लिए रहा। सिमरन की सांसें रुक गया था। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। तुम्हारी तरफ से जल्दी किसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार करता रहूँगा। और हाँ, अब से तुम ऑफिस में जॉब नहीं करोगी। मैंने अपनी मंथली सैलरी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। उसे अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। वीरू ये कहता वहाँ से आया था। सिमरन एक गहरी सांस लेती, झट से ज़मीन पर बैठती, मोबाइल में अपना अकाउंट देखने लगी जहाँ कुछ देर पहले ही मैसेज आया था। उसके अकाउंट में 25 लाख रुपए भेजे गए थे। जब वो हैरान होती अपना सर पकड़ गई। वीरू चोपड़ा सच में पागल था। पिछले 2 दिनों से वह काफ़ी परेशान और बौखलाई बौखलाई सी फिर रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था इतनी बड़ी बात वो कैसे गणेश साहब और रूपाली देवी से करे। उनके दिल पर क्या बीतेगी जब उन्हें मालूम होगा उनकी प्यारी बेटी शादी कर चुकी है, वह भी उससे जिसे उसने खुद ठुकराया था। हर बार उनसे कहते कहते वह चुप सी हो जाती। उसकी हिम्मत ही नहीं बन पा रही थी। पीयूष उसकी ये हालत बड़ी चुप्पी से देख रहा था, लेकिन वह भी मजबूर था। उसकी बहन को ये बात खुद ही करनी थी। उसमें उसकी कोई मदद करता भी तो कैसे। यूँ आज आखिरी दिन है। वीरू ने कहा था बात करने को मम्मी पापा से। अगर मैंने आज बात ना की तो वो खुद आ जाएगा बात करने। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिमरन पीयूष के सामने रोते हुए बोल दी, दीदी आपको फैसला करना ही होगा। कब तक 2 कश्तियों पर सवार रहोगी? हिम्मत करो, मैं आपके साथ हूँ। कुछ नहीं होगा। यकीन करो, मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। वे आपसे नाराज़ नहीं होंगे। पीयूष प्यार से अपनी बहन को समझाता बोला। तभी बाहर से कई लोगों की बातें और हंसने की आवाज़ आती सुनाई देने लगी। सिमरन पीयूष को हैरान नज़रों से देखकर खड़ी होती बाहर आई तो सामने भावेश उसकी फैमिली को देखकर जैसे ज़मीन उसके पैरों से निकल गई थी। वह अच्छे से समझ गई थी उसके यहाँ आने का मकसद। से पहले कि वह गिरती उसने उसे कंधों से थाम लिया। दीदी क्या हुआ, संभालिए खुद को। उसे लिए कमरे में आता परेशानी से बोला, हे भगवान मैं क्या करूँ। सीने पर हाथ रखती वह गहरी सांस लेती खुद से बोली,
तभी रूपाली देवी बेहद खुश दिखाई दे रही थी। वहाँ आते बोली, सिमरन मेरी जान, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, मेहमान आए हैं। वह इतनी जल्दी में थी कि उसकी हालत पर गौर ही न कर सकी और चली गई। सिमरन की बर्दाश्त अब खत्म होती जा रही थी। उसे भावेश पर बहुत गुस्सा आया था। बंदे को ऐसे मुंह उठाकर तो नहीं आ जाना चाहिए था, फ़ोन ही तो करके पूछ लेता। गुस्से से खोलती बिना किसी तैयारी के वह यूं ही दुपट्टा सर पर ओढ़कर चली आई। पीयूष भी अपनी बहन के पीछे आया। अब न जाने क्या होगा। सिमरन की सहेली, उसके माँ बाप और भावेश उस वक्त ड्राइंग रूम में बैठे रूपाली देवी गणेश साहब से बातें कर रहे थे। जब सिमरन को वहां आता देख खड़े हुए उसे प्यार करने लगे। भावेश सिमरन को देखकर शर्माता सर झुका गया। देख लो सिमरन, मेरे भाई कैसे छुपे रुस्तम निकले। दिल ही दिल में तुम्हें पसंद कर बैठे थे और हमें आज बताया। सिमरन की सहेली दीप्ति, जो भावेश की छोटी बहन थी, हंसती हुई सिमरन का हाथ थाम कर बोली। उसकी बात पर वहाँ मौजूद सब मुस्कुरा दिए, लेकिन सिमरन और पीयूष से ये नहीं हो सका। वे पत्थर सा चेहरा लिए यूं ही बैठे रहे। तभी सिमरन को लगा जैसे कोई घर के अंदर आया हो। मजबूत कदमों से वह ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ देखती, उस आहट को महसूस कर रही थी। और तभी उसकी आंखें सामने अचानक आते उस इंसान को देखकर पलक झपकना ही भूल गई। पीयूष भी हक्का बक्का सा खड़ा होता अपनी जगह बर्फ का बन गया। वीरू चोपड़ा अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ अपने वादे के हिसाब से आज सिमरन के सामने मौजूद था। वह उसे लेने आया था। सिमरन के धुआं धुआं चेहरे को मुस्कुराकर देखा। वह एकदम अंदर आया। जब गणेश साहब और रूपाली देवी, भावेश, बाकी सब भी उसे देखकर हैरान रह गए। भावेश को सांप सूंघ गया। वीरू चोपड़ा को यहाँ देखकर वह फटी फटी आंखों से उसे देखते चले गए। आप कौन हैं? मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप अंदर कैसे आए? गणेश साहब, जो वीरू की बदलती पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी पहचान नहीं सके थे, सवालिया नज़रों से देखकर खड़े होते उसके पास आते बोले। जब वीरू सिर्फ सिमरन को ही देखे जा रहा था, जो सर झुकाए चुप खड़ी थी। सिमरन, बताओ उन्हें मैं कौन हूँ, वरना मुझे डर है ये मेरी आंखों के सामने ही कहीं तुम्हारा उस इंसान से रिश्ता ना जोड़ दे। वीरू एकदम खुल्लम खुल्ला बताने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके शब्दों से आग बरस रही हो। ये वही वीरू चोपड़ा है। मैंने और वीरू ने शादी कर ली है। सिमरन इस तरह डायरेक्ट कहने पर रूपाली देवी और गणेश साहब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे न जाने उसने क्या कर दिया हो। उन्हें लगा जैसे उन्होंने सुनने में कोई गलती की हो। तभी वीरू को ही खुद बोलना पड़ा। मैं डॉक्टर वीरू चोपड़ा हूँ, वही जिसे आप लोगों ने 8 साल पहले रिजेक्ट कर दिया था सिमरन के लिए। लेकिन अब मैं और सिमरन हस्बैंड वाइफ हैं, हमने शादी कर ली है और आज मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। पैंट की जेब में हाथ डालकर सीधा खड़ा होता वह बहुत आराम से बोल रहा था। और वही भावेश, जिसे अब सारी बात अच्छे से समझ आ गई थी, क्यों वीरू पीयूष की सर्जरी के लिए इतने आराम से ना सिर्फ राजी हुआ था, बल्कि उसने शुरू से आखिर तक सारा खर्च भी उठाया था। मुझे लगता है अब मेरा यहाँ और ज़्यादा रुकना बेकार है। डॉक्टर वीरू, आप बहुत खुशनसीब हैं, भावेश मुस्कुराकर कहता खड़ा हुआ और अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला गया। वीरू उसकी बात पर सिर्फ मुस्कुरा ही सका था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सिमरन। ये परवरिश की थी हमने तुम्हारी कि तुम उस इंसान से शादी कर लो चुपचाप, जिसके माँ बाप ने यहाँ आकर तुम पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया था। रूपाली देवी मुंह पर दुपट्टा रखती रोती हुई बोली, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। अब की बार गणेश साहब भी उसकी तरफ से मुंह फेरते बोले। सिमरन उनकी बातें, उनका भरोसा टूटता देख फूट फूट कर रो दी। तभी पीयूष की आवाज़ उस सन्नाटे को चीरती हुई आई। दीदी को कोई एक शब्द न बोलेगा। मैं गवाह हूँ उनकी एक एक कुर्बानी का, जो उन्होंने मेरे लिए दिया। आप दोनों को लगता है जो आज मैं जिंदा हूँ भावेश की वजह से हूँ? नहीं, ये मैं वीरू चोपड़ा की वजह से हूँ। मुझे तो भावेश ने हाथ भी नहीं लगाया था। सर्जरी इतनी खतरनाक थी कि मैं जान से भी जा सकता था। ये वीरू ही थे जिन्होंने मेरी सर्जरी ना की, बल्कि सिर्फ पैसे भी जमा करवाए थे। नहीं तो आप लोग मुझे शायद यूँ आज इस तरह खड़ा ना देखते। वीरू ही थे जो दीदी को उन मुश्किलों में उनके साथ खड़े रहे। वरना क्या आप लोग सोच सकते थे कौन करता है किसी के लिए इतना? पीयूष जो बोलना शुरू हुआ तो बोलता चला गया। उसे और ज़्यादा अब चुप रहकर तमाशा नहीं देखा जा रहा था। गणेश साहब और रूपाली देवी ये सच्चाई सुनकर जैसे सदमे में चली गई थी। इतनी बड़ी बात सिमरन ने उनसे छुपाई। सारी तकलीफ़ें अकेली उठाती रही, किसी को कुछ नहीं बताया। पाली देवी बेकाबू आगे बढ़ती उनके नाजुक शरीर को पकड़कर सीने में भर लिया। मेरी प्यारी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। और रोती हुई बोली थी। जब गणेश साहब भी उसके सर पर प्यार से हाथ रखकर बोले, बेटा हमने तुम्हें गलत समझा। सके तो गणेश साहब वीरू से इतना ही बोले थे। जब आगे बढ़ता उनको गले से लगा लिया। आप मेरे पापा की जगह हैं, प्लीज़ ऐसा ना बोलिए। मैं सिमरन से मोहब्बत करता हूँ, उसे अपने साथ ले जाने आया हूँ।
क्या आप उसे मेरे साथ जाने की परमिशन देंगे? ज़रूर, आप लेकर जाइए, क्योंकि आप उसके पति हैं। उन दोनों के तरफ देखकर बोला था, तुम जब चाहे अपनी पत्नी को ले जा सकते हो, ये मेरी परमिशन है। मेरे बच्चे, जब गणेश साहब भीगी आंखों से हंसते बोले, तभी सिमरन भी वीरू को देखते रोते रोते हंस दी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस वक्त आऊँगा पूरे तैयारी के साथ आऊँगा। फिर हम यहाँ नहीं रहेंगे। असल में मैं उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाऊँगा। जहाँ मैं रहता हूँ, मैं यहाँ आया ही सिमरन के लिए था। अब मैं उन्हें लेकर जाऊँगा। वीरू सारी बात बताता उनके चेहरे को देखने लगा, जो अब हैरानी से उसे देख रहे थे। जल्दी अचानक से सिमरन को ले जाने की बात कर रहा था, लेकिन वे अब कर भी क्या सकते थे। उसकी पत्नी थी, वे जहाँ रहता उसे भी उसके साथ ही रहना होता। ये थी वीरू और सिमरन की प्रेम कहानी। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।